Hello, all my dear students of Mehul Tutorials. I, Professor Mehul Doshi, welcomes you all for a new year of ratio analysis in management accounting. आपने अब तक इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मूलाज सीख लिए, इनकम स्टेटमेंट रेशियो सीख लिया, जिसमें आइटम्स फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट are taken and then ratios were calculated. Now आज आप बैलेंस शीट रेशियो सीखोगे। बैलेंस शीट रेशियो में क्या है, टू आइटम्स या टू फिगर्स फ्रॉम सेम बैलेंस शीट्स आर टेकन एंड देन रेशियोज आर कैलकुलेटेड। मतलब बैलेंस शीट के अंदर की दो चीज़ का कंपैरिजन होगा, बैलेंस शीट के अंदर की ही दो अमाउंट का कंपैरिजन होगा, और कोई भी दो अमाउंट नहीं, कौन कौन सी चीज़ जो यूज़फुल है क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बैलेंस शीट के भी टोटल 6 रेशियोज है। फर्स्ट, चलो सबसे पहले बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन दिखाता है कंपनी का। द करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, राइट। यहाँ पर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का कंपैरिजन होता है। इसमें इंटू 100 नहीं है, मतलब इस टू में आंसर आएगा, 2:1, 3:1, 4:1, इस तरह से आंसर आएगा। नीचे वाला 1 रुपया होगा तो उसके सामने कितना है, ये 1.5 है, 2 है, 3 है, कितना है। नाउ यहाँ पर कमेंट्स के लिए कुछ हिंट दिया है कि स्टैंडर्ड करंट रेशियो, नॉर्मल स्टैंडर्ड मतलब का स्टैंडर्ड करंट रेशियो इज 2:1, मतलब स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए कंपनी का। 2:1 मतलब अगर आपका 1 रुपये का करंट लायबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट आपका 2 रुपीज़ का करंट असेट्स होना चाहिए। 1 रुपये का करंट लायबिलिटी है, अगर 1000 रुपीज़ का करंट लायबिलिटी है तो 2000 का करंट असेट्स होना चाहिए। मतलब जितनी भी करंट लायबिलिटी है उससे डबल करंट असेट्स नॉर्मली होना चाहिए। इससे और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा होगा तो सेटिस्फैक्ट्री है, कम होगा तो शॉर्ट टर्म में पेमेंट में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है। करंट रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। स्टैंडर्ड करंट रेशियो इज 2:1 एंड करंट रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। व्हाई वर्किंग कैपिटल रेशियो? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो सेम करंट रेशियो में भी करंट असेट्स करंट लायबिलिटी आता है, इसलिए वर्किंग कैपिटल की ही चीज़ है, उसका कंपैरिजन होता है, राइट। तो फर्स्ट करंट रेशियो फॉर्मूला, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सेकंड फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड रेशियो? लिक्विड मतलब क्विक रेशियो। यहाँ पर कंपैरिजन होगा क्विक असेट्स एंड क्विक लायबिलिटी का। तो फॉर्मूला है क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। फॉर्मूला है क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। सिर्फ क्विक असेट्स शॉर्ट टर्म, इमीडिएटली जो शॉर्ट टर्म है, एकदम जल्दी तुरंत पे करना है थोड़े टाइम में ही, उसके सामने कितना क्विक असेट्स है। स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो इज 1:1, मिनिमम 1:1 का लिक्विड रेशियो होना चाहिए। मतलब अगर आपको 1 रुपया देना है तो आपके पास 1 रुपया तो होना ही चाहिए क्विक असेट्स। अगर क्विक लायबिलिटी अगर आपका 1000 का है तो आपके पास एटलीस्ट क्विक असेट्स भी 1000 का होना चाहिए, कि इमीडिएटली किसी को पेमेंट करना पड़े तो उसका अरेंजमेंट होगा आपके पास। ओके, उससे ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा हुआ तो बहुत अच्छा है, कम हुआ तो इट इज़ अनसेटिस्फैक्टरी। ये कमेंट्स में काम में आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक रेशियो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक
एसिड टेस्ट, इसका सेपरेट नाम है। अगर क्विक रेशियो दिया तो भी यही फॉर्मूला, एसिड टेस्ट रेशियो दिया मतलब वही है, इसका सिर्फ निक नेम है और दो नाम है। थर्ड बैलेंस शीट में थर्ड एक रेशियो आपको जो कैलकुलेट करना है बैलेंस शीट के अंदर से ही, वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। यहाँ पर कंपैरिजन होगा प्रोप्राइटर्स फंड और टोटल असेट्स का। तो फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100। प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100। प्रोप्राइटर फंड यू नो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। लेकिन टोटल असेट्स में कौन कौन सा असेट्स आएगा? फिक्स असेट्स जितनी भी है वो, प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट असेट्स। फिक्स असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट, ये हो गया आपका टोटल असेट्स इनटू 100। ओके, तो स्टैंडर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो इज 65%। प्रोप्राइटरी रेशियो इज 65%। मतलब ये कंपैरिजन क्या दिखाता है मालूम है? आपका टोटल असेट्स में से प्रोप्राइटर का खुद का फंड कितना यूज हुआ है। मतलब अगर आपके पास टोटल 1 करोड़ का असेट्स है तो उसमें से प्रोप्राइटर फंड 65 लाख है, मतलब 65% प्रोप्राइटर का फंड है, मीन्स बाकी का 35% बोरोड फंड होगा तो ठीक है। लेकिन अगर प्रोप्राइटर रेशियो 60% है, 50% है, 30% है, इसका मतलब 30% हुआ तो प्रोप्राइटर का फंड तो सिर्फ 30% है, बाकी का तो लोन लेके काम किया हुआ है। तो इट इज अनसेटिस्फैक्टरी पोजीशन कि एक कंपनी के ऊपर बर्डन ज़्यादा है, खुद का फंड कम यूज हुआ है, लोन फंड ज़्यादा यूज हुआ है। ओके, दैट्स वाई प्रोप्राइटरी रेशियो इनटू 100 है, मतलब ये आंसर परसेंटेज में आएगा, ये आंसर परसेंटेज में आएगा। नेक्स्ट रेशियो इज स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो। स्टॉक मतलब बैलेंस शीट में कौन सा स्टॉक होता है? क्लोजिंग स्टॉक। एंड वर्किंग कैपिटल, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा वो स्टॉक एंड वर्किंग कैपिटल का होगा। कंपैरिजन होगा वो स्टॉक एंड वर्किंग कैपिटल का होगा। तो फॉर्मूला आएगा क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इनटू 100। क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इनटू 100, मतलब आपका वर्किंग कैपिटल के सामने क्लोजिंग स्टॉक कितना है? वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो एटलीस्ट 100% होना चाहिए। स्टैंडर्ड कैपिटल रेशियो इज 100%। अगर उससे ज़्यादा है मतलब आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट स्टॉक में इन्वॉल्व है। स्टॉक का मतलब जो वर्किंग कैपिटल से ज़्यादा, वर्किंग कैपिटल में मेजॉरिटी पोर्शन स्टॉक में आपका इन्वॉल्व है, तो उससे ट्रेडिंग में बेनिफिट हो सकता है। लेकिन स्टॉक है वो नॉन क्विक असेट्स है, तो शॉर्ट टर्म पेमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है। और कम अमाउंट अगर है, अगर आपके वर्किंग कैपिटल में कम अमाउंट 100% से कम अमाउंट स्टॉक में है तो आपको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। भाई स्टॉक कम है बट शॉर्ट, बाकी सब, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सब असेट्स है, डेटर है, कैश है, बैंक बैलेंस वो ज़्यादा है, तो आप शॉर्ट टर्म पेमेंट कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग में डिफ़िकल्टी आ सकता है। तो नॉर्मली 100% होना चाहिए। मतलब क्या होगा कि स्टॉक में क्या होगा, देखो वर्किंग कैपिटल में आता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बराबर है। तो ये वर्किंग कैपिटल हुआ। तो अच्छा, करंट असेट में दो टाइप का है, क्विक असेट्स, नॉन क्विक असेट। नॉन क्विक असेट में स्टॉक होता है नॉर्मली, और प्रीपेड एक्सपेंस। हम एज्यूम करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, तो जितना भी नॉन क्विक असेट्स है वो स्टॉक है। मतलब आप अगर जितना वर्किंग कैपिटल और ये स्टॉक का अमाउंट सेम रहा, इसका मतलब जितनी भी करंट लायबिलिटी है ना वो ये क्विक असेट से पेड हो गई। जितनी भी करंट लायबिलिटी है, सपोज आपका करंट असेट से 100 रुपीज, करंट लायबिलिटी है 50 रुपीज। अभी ये करंट असेट में क्विक असेट्स कैश बैलेंस 50 है और स्टॉक जो नॉन क्विक असेट्स है वो 50 है।
ये आपका वर्किंग कैपिटल हुआ। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 100 रुपीज करंट असेट्स माइनस 50 रुपीज करंट लायबिलिटी, मतलब वर्किंग कैपिटल भी आपका 50 है, 50 रुपीज है। तो ये मतलब क्या हुआ, आपके पास क्विक असेट्स इतना सफिशिएंट है कि जिससे आपकी करंट लायबिलिटी पूरी की पूरी पेड हो गई क्विक असेट्स से। तो बैलेंस जो वर्किंग कैपिटल बचा वो स्टॉक का है, बैलेंस जो वर्किंग कैपिटल बचा वो स्टॉक का है। वापिस मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या, कि अगर आपकी वर्किंग कैपिटल में, दूसरा एग्जांपल, इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सपोज करंट असेट 1000 है, करंट लायबिलिटी आपका 500 है, या करंट लायबिलिटी आपका 600 है। सो वर्किंग कैपिटल आपका 400 हुआ। अभी करंट असेट्स में आपकी क्विक असेट्स है, सब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स वगैरह मिलके 600 है, और नॉन क्विक असेट जो है स्टॉक, वो हो गया आपका 400। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टॉक और वर्किंग कैपिटल का रेशियो निकालोगे तो स्टॉक इज 400 डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल इज 400 इंटू 100, तो आप आंसर निकालो तो 100% आएगा। आपका आंसर चेक करो तो 100% होगा। 100% हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी शॉर्ट टर्म में लायबिलिटी पे करना है वो अपने क्विक असेट से पेड कर दिया। तो वर्किंग कैपिटल में जो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी पेड करने के बाद का जो करंट असेट बचा है वो सिर्फ अमाउंट बचा है जो नॉन क्विक है, मतलब शॉर्ट टर्म में चलता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जितना भी पेमेंट करना है उतना सफिशिएंट अमाउंट है, और बैलेंस वर्किंग कैपिटल है वो आपका स्टॉक में पड़ा है जो ट्रेडिंग के काम में आएगा। दैट्स वाई स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो इज बेटर। बरोबर है, इस तरह से होगा। नाउ नेक्स्ट इज डेट इक्विटी रेशियो। What do you mean by debt equity ratio? Debt मतलब borrowed fund, equity मतलब proprietor fund. Debt means borrowed fund, equity means proprietor's fund. So it means here comparison is made between borrowed fund and proprietor fund. Okay, तो ऊपर borrowed fund है, नीचे proprietor fund है। Debt upon इक्विटी, मतलब डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी, बोरोड फंड अपॉन प्रोप्राइटर फंड। स्टैंडर्ड डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1, मतलब एटलीस्ट कंपनी को ध्यान रखना है कि 2:1, मतलब अगर आपका 1 लाख का प्रोप्राइटर फंड है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम उससे डबल बोरोड फंड हो सकता है, 2 लाख तक का बोरोड फंड हो सकता है। उससे ज़्यादा हुआ मतलब आपके पर कर्जे का बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर आपका 1 लाख का है और ये सामने 1,50,000 है तो 2:1 से कम होगा तो अच्छा है। अगर इक्विटी 1 लाख का है, सामने बोरोड फंड सिर्फ 50,000 का, तो बहुत अच्छा है कि आपका प्रोप्राइटर फंड ज़्यादा है, बोरोड फंड कम है। बरोबर है, तो मैक्सिमम ये 2:1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इवन डेट इक्विटी रेशियो में एक और फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। डेट इक्विटी रेशियो इज डेट मतलब बोरोड फंड अपॉन डेट प्लस इक्विटी। डेट प्लस इक्विटी मतलब बोरोड फंड प्लस प्रोप्राइटर फंड। तो प्रोप्राइटर फंड प्लस बोरोड फंड दोनों मिलाकर क्या बनता है, ए सोर्सेज ऑफ फंड में ए प्रोप्राइटर फंड, बी बोरोड फंड, तो बनेगा टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। तो बोरोड फंड अपॉन टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, ये आपका डेट इक्विटी रेशियो। ओके राइट, दोनों में से किसी से भी फाइंड आउट करो, वही हिसाब से आपको आंसर लिखना है। इवन आप दोनों फॉर्मूला से भी आंसर कर सकते हो, और करके डेट इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी, फिर फॉर्मूला ये इसके फॉर्मूला से आप कमेंट्स लिख दो तो भी चलेगा, राइट। नेक्स्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
कैपिटल गियरिंग रेशियो, आपका जो कैपिटल आ रहा है, कैपिटल मतलब जो फंड्स आता है, सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं होता है, प्रोप्राइटर्स का कैपिटल, बोरोड कैपिटल, जो फंड्स आता है ना, बरोबर है, वो डिसाइड करता है कि आपकी कंपनी या आपका परफॉर्मेंस या आपका प्रोग्रेस कौन से गियर में चल रहा है। कार में गियर होता है, मतलब गियर, कार में गियर होता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, राइट। तो वो गियरिंग के कंसेप्ट पे ये वर्क कर रहा है। अगर आप कार फर्स्ट गियर पे रन कर रहे हो, कार है या बाइक है, फर्स्ट गियर पे रन कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका प्रोग्रेस स्लो होगा, बट आप सेफली मूव करोगे। सेकंड गियर पे प्रोग्रेस थोड़ा और स्पीड पकड़ेगा, लेकिन थोड़ा रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड गियर पे और रिस्क इंक्रीज होगा और फास्ट होगा। फोर्थ गियर पे फुल स्पीड पे कार चलेगा, लेकिन रिस्क भी उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट गियर इज लो रिस्क लो रिवॉर्ड, फोर्थ गियर इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। फर्स्ट गियर इज लो रिस्क लो रिवॉर्ड, फोर्थ गियर इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। नाउ यहाँ पर ये किस तरह से आपका कैपिटल कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल कैसा है, तो फॉर्मूला है कैपिटल एंटाइटल टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड अपॉन कैपिटल नॉट एंटाइटल टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा वो कैपिटल इंटरेस्ट वाला और फिक्स इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ऐसे जो देखो आपके जो कैपिटल आता है, फंड्स आता है, एक कैपिटल होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसपे कंपनी को एक फिक्स रेट से डिविडेंड पे करना है। फिर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो कि कम हो, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करना है। इवन जो बोरोड फंड होता है, लोन लेती है कंपनी, वो लोन में भी यही होता है, फिक्स रेट से डिविडेंड पे करना है, कम हो कि ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा भी होगा जहाँ ऐसे भी कैपिटल है जहाँ पर आपको फिक्स डिविडेंड नहीं देना है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है। इवन जो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इक्विटी फ्यूचर में वो बोनस वगैरह देके शेयर कैपिटल में ऐड होता है, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट। तो ये जो कैपिटल है जिसमें कंपनी को फिक्स डिविडेंड नहीं पे करना है, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड, बराबर है। नाउ यहाँ पर कैसे देखा जाता है कि कंपनी में कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर है, क्या कंपनी के जो कैपिटल है उसमें डिविडेंड या फिक्स इंटरेस्ट पे ही वाला क्या है, या फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड वाला कैपिटल ज़्यादा है। अगर कंपनी ने एक फिक्स इंटरेस्ट डिविडेंड का सोच के रखा है कि फिक्स इंटरेस्ट और फिक्स डिविडेंड, कि ज़्यादा कैपिटल फिक्स इंटरेस्ट वाला है, बरोबर है, तो उसमें क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, फिक्स इंटरेस्ट देना है मतलब देना ही है, तो वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लॉसेस हो रहा है, मतलब काम बंद है, ऐसी सिचुएशन में कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ जाएगा या फिक्स डिविडेंड का बर्डन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इक्विटी शेयर कैपिटल का प्रोपोर्शन ज़्यादा है कंपनी के कैपिटल में, या रिजर्व्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, तो वो सिचुएशन में अगर कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब है तो कंपनी डिविडेंड नहीं पे करेगी, कंपनी डिविडेंड नहीं पे करेगी तो भी चले, तो वो बर्डन नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आपका आंसर 1:1 से कम रहा, मतलब फिक्स वाला अमाउंट कम है, फ्लक्चुएटिंग वाला अमाउंट ज़्यादा है, अगर ये 0.5 है और ये 1 है, मतलब अगर ये 1 लाख है और ये 50,000 है,
इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग वाले कैपिटल ज़्यादा है, फिक्स वाले कैपिटल कम है, मतलब बर्डन वाला कैपिटल, फिक्स कंपलसरी देने वाला कैपिटल कम है, तो लेस देन 1:1 होगा, लेस देन 1:1 होगा। तो वहाँ पर रिस्क वाला कम हो गया, रिस्क कम है कि भाई देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। जैसे आपका घर है, अगर आपने बैंक लोन से ज़्यादा बैंक लोन से लिया है, खुद का पैसा कम यूज़ किया है, तो वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। खुद का पैसा ज़्यादा है, बैंक लोन कम है, तो रिस्क कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, खुद का फंड ज़्यादा है, फ्लक्चुएटिंग का फंड ज़्यादा है, फिक्स वाला फंड कम है, जिसमें फिक्स इंटरेस्ट देना ही है, प्रॉफिट होगा नहीं होगा कुछ भी होगा। तो ये सिचुएशन में ये कंपनी कही जाएगी जिसका भी 1:1 से लेस आंसर आता है, वो कंपनी लो गियरिंग में काम कर रही है। लो गियरिंग मतलब लो रिस्क लो रिवॉर्ड। दूसरा, अगर कोई कंपनी ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बोरोड फंड का अमाउंट दोनों मिलाकर 2 लाख है, और इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स का 1 लाख है, मतलब 1:1 से ज़्यादा है, तो नीचे से ऊपर वाला अमाउंट ज़्यादा है, तो 1:1 से ज़्यादा अमाउंट, तो ये कंपनी हो गई हाई गियरिंग, ये कंपनी हो गई हाई गियरिंग। वहाँ पर रिस्क वाला ज़्यादा कैपिटल है, बरोबर है, फिक्स कंपलसरी फिक्स इंटरेस्ट फिक्स डिविडेंड देने वाला कैपिटल ज़्यादा है। दोनों टाइप के गियरिंग डिफरेंट टाइम पे सुपीरियर है। दोनों टाइप पे के गियरिंग डिफरेंट टाइप पे इन्फीरियर भी है। कभी लो गियरिंग वाली कंपनी अच्छी है, तो कभी हाई गियरिंग वाली भी अच्छी है। जनरली आपके माइंड में ऐसा होगा, भाई नहीं फिक्स वाला टेंशन वाला काम है, साला नहीं हुआ तो भी पैसा देना पड़ेगा, तो भाई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड वाला नहीं, फ्लक्चुएटिंग, पैसा हुआ प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, ऐसा वाला कैपिटल होगा, वो अच्छा है, तो लो गियरिंग में वर्क करो। जनरली लो गियरिंग इज बेटर देन हाई गियरिंग, बट नॉट ऑलवेज। कैसे, लो गियरिंग वाला अच्छा कि हाई गियरिंग वाला अच्छा, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ये पूरा एग्जांपल मैं करवाता हूँ। तो देखो, 2 कंपनी है, एक है ए लिमिटेड और दूसरा है बी लिमिटेड। अच्छा, एक ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। सपोज ए लिमिटेड में इक्विटी शेयर कैपिटल है ₹10 ईच, एक इक्विटी शेयर 10 रुपये की 10 लाख रुपीज है। और बी लिमिटेड में इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज का है, प्लस 10% डिबेंचर। ए लिमिटेड में है 1 लाख रुपीज का और बी लिमिटेड में है 10 लाख रुपीज का। तो दोनों का एक्चुअली टोटल फंड्स या टोटल कैपिटल रिसोर्सेस दोनों का 11 लाख रुपीस है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा और बोरोड फंड कम है, लोन कम है। मतलब ए लिमिटेड को फिक्स 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 1 लाख का 10% 10,000 का इंटरेस्ट देना है, जबकि बी लिमिटेड के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल कम है बट बोरोड फंड ज़्यादा है, 10 लाख का 10% 1 लाख का शेयर कैपिटल ज़्यादा है, सॉरी 1 लाख का इंटरेस्ट देना, इधर 10,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा बर्डन ए लिमिटेड को, और बी लिमिटेड को एवरी ईयर फिक्स 10 लाख का 10% 1 लाख का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। नाउ यहाँ पर सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई एक साल में नेट प्रॉफिट, ये एग्जांपल 1, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ₹10,000। सपोज 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो एक ए और बी। चलो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक सपोज ये फर्स्ट ऑप्शन है, सपोज दोनों कंपनी में 10,000 का ही
नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बरोबर है। तो दोनों में 10,000 का प्रॉफिट है, उसमें से लेस्ट इंटरेस्ट पहले तो देना पड़ेगा कंपनी को। सपोज दोनों कंपनी को नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10,000 रुपीज़ हुआ, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों के लिए। ओके, अभी उसमें से सबसे पहले उनको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ए 1 लाख का 10%, 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करना। बी लिमिटेड को 10 लाख का 10%, 1 लाख का इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पर ए लिमिटेड को नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है और बी लिमिटेड को 90,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन में कौन सा कंपनी ज़्यादा अच्छा है, कौन से कंपनी का कैपिटल ज़्यादा अच्छा है? ऑब्वियसली ए लिमिटेड का, क्योंकि भले दोनों के कंपैरिजन में ए का अच्छा है क्योंकि उसको लॉस तो नहीं हो रहा है, बट बी को तो 90,000 का लॉस हो रहा है। सेकंड ऑप्शन, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सपोज 1 लाख हो गया, ए बी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों को 1 लाख हुआ। चलो, तो सबसे पहले तो दोनों क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। ए को इंटरेस्ट कितना पे करना है, लाख का 10%, 10,000। बी को 10%, 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट पे करना है। मतलब ए लिमिटेड का एन लिमिटेड को 1 लाख में से 10,000 का इंटरेस्ट पे करेंगे तो 90,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और बी लिमिटेड को 1 लाख में से 1 लाख पे करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ए लिमिटेड प्रॉफिट अर्न कर रहा है, बी लिमिटेड नो प्रॉफिट नो लॉस अर्न कर रहा है। ऑब्वियसली कौन सा कंपनी का परफॉर्मेंस, कौन सा कंपनी का कैपिटल ज़्यादा अच्छा है, कैपिटल स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, ए लिमिटेड, क्योंकि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। थर्ड, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर 10 लाख रुपीज हो गया और 1 लाख का 10 लाख, 10 टाइम्स और बढ़ गया, 10 लाख हो गया, एक ए लिमिटेड और एक बी लिमिटेड, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख, 10 लाख लेस इंटरेस्ट पे होगा। ए लिमिटेड 1 लाख का 10%, 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करेगी, और बी लिमिटेड 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ए लिमिटेड का प्रॉफिट हुआ 9,90,000 और बी लिमिटेड का प्रॉफिट हुआ 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख रुपीज़ का, राइट। तो यहाँ पर फिर भी आपको किसका प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा लगा, किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है? ए लिमिटेड भाई, उसको 9,90,000 का प्रॉफिट हुआ और बी लिमिटेड को 9 लाख का प्रॉफिट हुआ। सो इट इज़ अज्यूम के यस ए लिमिटेड का कैपिटल फिर भी अच्छा है। यहाँ पर अभी दोनों को प्रॉफिट हुआ। देखो ए लिमिटेड में क्या था, ये कंपनी में ए को नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, बट बी ने लॉस किया। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, देखो प्रॉफिट एकदम कम था तो ए ने नो प्रॉफिट नो लॉस अर्न किया, बी ने प्रॉफिट अर्न किया, सॉरी बी ने लॉस अर्न किया, लॉस सफ़र किया। फिर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो ए प्रॉफिट में आ गया, बी नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गया। और प्रॉफिट इंक्रीज किया, दोनों को प्रॉफिट हुआ, बट ए का ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा है, टोटल प्रॉफिट ज़्यादा है 9,90,000 और बी का टोटल प्रॉफिट कम है 9 लाख है। दोनों की कंपैरिजन में ए का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अभी ये बोरोड फंड को देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद, सपोज टैक्स वैक्स कुछ मान लो, तो ये प्रॉफिट सपोज टैक्स 0 है, तो ये प्रॉफिट किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? शेयर होल्डर के बीच में। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? शेयर होल्डर के बीच में। नाउ ए लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख है।
एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो ए लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है। ए लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है। ये जो प्रॉफिट पर इक्विटी शेयर हम कैलकुलेट करते हैं, तो ए लिमिटेड का 9,90,000 डिवाइड बाय ये 1 लाख शेयर में डिवाइड करो, तो आंसर आया ₹9.9 9.9 पर शेयर। ओके, ये ए लिमिटेड में हुआ। अच्छा, बी लिमिटेड का 9 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, बट डिवाइड करने 1 लाख टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है। एक इक्विटी शेयर 10 रुपीस का है, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपीस है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 10 करो। 1 लाख डिवाइड बाई 10 करो तो क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर है वो 10,000 है। 1 लाख डिवाइड बाई 10, तो ये जो 9 लाख रुपीस है ना, वो 10,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइड करना है। कितने में डिवाइड करना है? 10,000 में। तो 9 लाख डिवाइड बाई 10,000 करो, तो यहाँ पर आया ₹90 पर शेयर। तो एक शेयर के पीछे बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को 90 रुपीस का प्रॉफिट मिल रहा है, और एक शेयर के पीछे ए लिमिटेड के शेयर होल्डर को 9.9। क्यों? भले ए लिमिटेड का टोटल प्रॉफिट ज़्यादा है, बी लिमिटेड का टोटल प्रॉफिट कम है, बट ए लिमिटेड में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले ज़्यादा हो गए, इसके लिए डिवाइड कम होगा। बी लिमिटेड में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कम हैं, प्रॉफिट उनको पर शेयर ज़्यादा मिलेगा। तो ए लिमिटेड जो है वो लो गियरिंग वाला कंपनी है, जिसमें बोरोड फंड का डेट का बर्डन कम है। बी लिमिटेड हाई गियरिंग वाला कंपनी है, जिसमें डेट का बर्डन ज़्यादा है। लेकिन दोनों में देखो, जब प्रॉफिट कम होता है, रिसेशन चालू है, तो लो गियरिंग वाला कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, ए का अच्छा है। लेकिन जैसे ही बूम पकड़ता है, मार्केट में एकदम बिजनेस बढ़ जाता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो एट दैट टाइम हाई गियरिंग वाला कंपनी का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो हाई रिस्क वाली कंपनी का शेयर का प्राइस भी मार्केट में, शेयर मार्केट में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वैसी कंपनी, ये कंपनी हर साल, ये कंपनी हर साल जो ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट्स को, मतलब ये प्रॉफिट है, वो पर शेयर होल्डर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट पर शेयर होल्डर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? दैट्स वाई ये बी लिमिटेड हाई गियरिंग है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। क्योंकि बी लिमिटेड में क्या हो गया, जितना भी प्रॉफिट देना था ना, लोन में एक फिक्स अमाउंट ही जाने वाला है। अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो भी 1 लाख ही जाने वाला है, और यहाँ पर डिवाइड करने वाले कम हैं। अगर किसी के घर में, बराबर है, एक बिस्किट का पैकेट है या एक डेयरी मिल्क का पैकेट है, एक डेयरी मिल्क है और एक ही बच्चा है, तो पूरा खाएगा। किसी बाजू वाले के घर में 2 डेयरी मिल्क है लेकिन 4 बच्चे हैं, तो सबके बीच में हाफ हाफ आएगा। ज़्यादा डेयरी मिल्क होने के बावजूद भी पर चाइल्ड हाफ डेयरी मिल्क मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा डिवाइड करने वाले हैं। इंडिया का परफॉर्मेंस भी ऐसा ही है। ओवरऑल इंडिया का देखो तो कितना भी प्रोडक्शन, कितना भी इंडिया आगे बढ़े, पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, एग्रीकल्चर क्रॉप कितना भी ज़्यादा प्रोड्यूस करो, डिवाइड करने वाले ज़्यादा है, तो बेनिफिट नहीं दिखता है। दूसरी कंट्रीज़ पकड़ के चलो, छोटी छोटी, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, पॉपुलेशन ही कम है, कुवैत है, थोड़ा सा भी इनकम कर लेंगे, सबके बीच में कम लोग डिवाइड करने वाले, बेनिफिट हो जाता है, राइट? सो खराब सिचुएशन होगी तो लो गियरिंग अच्छा है, अच्छी सिचुएशन में हाई गियरिंग अच्छा है। बट
नॉर्मली हम लोग सेफ प्ले करते हैं, दैट्स वाई लो गियरिंग इज़ बेटर देन हाई गियरिंग। क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेने जाओगे तो मार्केट से आउट भी हो जाओगे। कार फर्स्ट गियर पे चलाओ, सेकंड पे चलाओ, थर्ड पे चलाओ, 2-3 सेकंड थर्ड तक ठीक है, फोर्थ पे चलाओगे, यस फटाफट पहुंच भी जाओगे, और बाई चांस एक्सीडेंट हुआ तो सीधा ऊपर भी पहुंच जाओगे, यस मतलब आउट भी हो जाओगे। लेकिन फर्स्ट सेकंड गियर पे क्या होगा, बचने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इंजरी होगी, ख़राब सिचुएशन होगा, तकलीफ़ होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि मार्केट से आउट हो गए। ओके, तो दैट्स वाई ये 6 रेशियोज़ जो बैलेंस शीट के आपने सीखे हैं वो सब के सब कॉपी कर लो, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ओके। तो ये 6 रेशियोज़ है, प्लीज़ इसको नोट डाउन करो, जल्दी से कॉपी कर लो। उसके बाद मैं एक सम सिखाता हूँ आपको बैलेंस शीट का। ये कॉपी करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 उसको वर्टिकल में भी कन्वर्ट कर दो, जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिर्फ कौन सा चीज़ किधर आएगा वो वर्टिकल में कन्वर्ट कर दो। फिर मैं पूरा रेशियो, क्योंकि वर्टिकल नाउ यू नो, सिर्फ मैं चेक कर लेंगे, टिक करवा देता हूँ कहाँ पर आएगा। पॉज बटन प्रेस करो और क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करो रेशियो एनालिसिस का। चलो 5th क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रॉयल लिमिटेड एज ऑन 31 December 2004। 509.5% cumulative preference share of 100 is 50,000 to 20,000 equity share of ₹10 is ₹5 per share paid of 1 lakh। ये दोनों शेयर कैपिटल में आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तीनों रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। ट्रेड क्रेडिट, क्विक लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, नॉन क्विक लायबिलिटी, 15% डिबेंचर, बोरोड फंड में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्विक लायबिलिटी। फिक्स असेट लेस डेप्रिशिएशन है। स्टॉक, नॉन क्विक असेट, डेटर, क्विक असेट, लेस आरडीडी है, तो ऐसा दिखाना पड़ेगा, डेटर लेस आरडीडी। बिल्स रिसीवेबल, क्विक असेट्स, देखो डेटर क्विक असेट, बिल्स रिसीवेबल क्विक असेट्स, कैश एट बैंक क्विक असेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉन क्विक असेट्स, शेयर इश्यू एक्सपेंस fictitious assets। From the above balance sheet calculate the following। सब प्रोप्राइटरी लिक्विड ये सब रेशियोज कैलकुलेट करना है, 6 आपको दिया ही है। तो सबसे पहले ये सब कॉपी कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 का वर्टिकल में कन्वर्ट करो। मैं सिर्फ डायरेक्टली वर्टिकल कन्वर्ट करके दिखा दूंगा, डायरेक्टली हम रेशियोज ही फाइंड आउट करेंगे और हम लोग रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। ओके ठीक है, चलो जल्दी से उतना करो, पॉज बटन प्रेस करो और ये लिख लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने वर्टिकल बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को बोला था, चेक कर लो आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। 2 मिनट पॉज बटन प्रेस करके। ओके पॉज प्रेस कर दिया, चेक कर लो। नाउ आपको 6 रेशियो सीक्वेंस में कौन सा फर्स्ट सेकंड वो बोल दिया था, मैंने जस्ट फार्मूला लिख दिया, बिकॉज फर्स्ट एज यू नो इनकम स्टेटमेंट रेशियो के टाइम भी मैंने बताया था, पहले आपको फार्मूला लिखना है फिर आंसर लिखना है। बस सिर्फ फार्मूला लिख दिया और अमाउंट पुटअप किया, आंसर आपका रेडी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये टोटल फर्स्ट ये फाइंड आउट करने को बोला था। फर्स्ट कौन सा था, प्रोप्राइटरी रेशियो। मैंने फॉर्मेट आपको जो रेशियोज लिखवाए सेम
जैसे इनकम स्टेटमेंट के टाइम था, रेशियोज बाय हार्ट करना है, 3 टाइम्स लिख लो, बाय हार्ट करो। जब तक ये चैप्टर में अगर रेशियोज फॉर्मूलाज बाय हार्ट नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। ओके, तो फर्स्ट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला क्या था? प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100। तो क्वेश्चन में देखो प्रोप्राइटर फंड कितना दिया हुआ है, तो भाई देखो ये ए प्रोप्राइटर फंड दिया है 2,50,500। मैं जस्ट आपके समझ में आया इसके लिए ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको सब कुछ पूरा एक ही पेन से, एक ही सेम कलर की पेन से लिखना है। 2,50,500 अपॉन टोटल असेट। टोटल असेट में आता है फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट। चलो क्वेश्चन में आपको फिक्स असेट्स कितना दिया है? 2,09,300 प्लस करंट असेट्स कितना दिया है देखो तो, ये टोटल करंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, फिक्स असेट से लेकिन नहीं है, लेकिन टोटल करंट असेट से 2,12,800 इंटू 100। ओके, चलो अभी आंसर निकालो कितना आया। आंसर इज 59.35%। नीचे 59.5%। नेक्स्ट लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। चलो क्वेश्चन में क्विक असेट्स हमने फाइंड आउट किया है, ये 1,10,800 अपॉन क्विक लायबिलिटी हमारा है 1,01,600। चलो आंसर निकालो। 1,10,800 डिवाइड बाई 1,01,600 1.09:1। जब ऐसा 100 नहीं है तो नीचे वाला 1 रुपया होगा, उसके सामने ये 1.09 है। ओके, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में दिया था करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। चलो करंट असेट्स हमने कितना फाइंड आउट किया क्वेश्चन में देखो, टोटल करंट असेट 2,12,800 अपॉन टोटल करंट लायबिलिटी है 1,21,600। 1,21,600। चलो आंसर निकालो। 2,12,800 डिवाइड बाई 1,21,600। सो आंसर आया 1.75:1। फिर कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला था कैपिटल एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड एंड कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड अपॉन कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। इंटरेस्ट डिविडेंड वाला कौन सा कैपिटल है? तो भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये जस्ट समझने के लिए पेंशन बोरोड फंड। अच्छा, और नॉट कैपिटल नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। चलो पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया है? 50,000 प्लस बोरोड फंड क्वेश्चन में कितना है? 50,000 अपॉन कैपिटल नॉट एंटाइटल, तो उसमें आता है कैपिटल है 1 लाख प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस है 1,02,000 माइनस फिक्टिशियस असेट्स आपका है 1,500। So 1 lakh divide by 2,05,500